वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिल रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके बारे में आज पूरी जानकारी ले लेंगे, जिसमें आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड अप्रोचेस ऑफ रिसर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं रिसर्च की, जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। So, the term research comprises of two words, namely re and search. Generally, re means again and search means to find out. According to Advanced Learner's Dictionary, research is a careful investigation or inquiry, especially to search for new facts in any branch of knowledge. यहाँ पे हम रिसर्च को दो भागों में बांट सकते हैं। री का मतलब होता है अगेन, सर्च का मतलब होता है कि फाइंड आउट, ठीक है, कुछ खोजना। एंड अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्निंग ALD बोलते हैं जिसको, डिक्शनरी, उसके अकॉर्डिंग अगर रिसर्च को डेफिनेशन देखें तो रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो आप मतलब रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप केयरफुली आप किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्पेशली टू सर्च फॉर अ न्यू फैक्ट्स ऑफ, मतलब कोई भी ब्रांच आपको दे दिया जाए, उस ब्रांच में आप क्या न्यू फैक्ट्स आप उसमें खोज सकते हैं, और वो आपका रिसर्च कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्रेसवेल, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue। तो क्रैशवेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक प्रोसेस होता है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, ताकि आप उस टॉपिक में या वह उस इशू को एक अच्छी तरह से समझ सकें और उसके क्या उस पर और काम क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। फ्रॉम द डिफिनेशंस मेंशन्ड अबव, देयर इज़ अ जनरल एग्रीमेंट दैट रिसर्च, क्या क्या कह सकते हैं उसमें पॉइंट्स देख लेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड मेथडोलॉजिकल एंड इंक्रीज दी नॉलेज। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आप इंक्वायरी करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो। एक तरह से ये रिसर्च एक मेथडोलॉजिकल और सिस्टमेटिक वे होता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का, और आपकी नॉलेज भी इसमें इंक्रीज होती है। कुक हैज़ ब्यूटिफुली आउटलाइन रिसर्च एज एन honest, exhaustive, intelligent searching for facts and their meanings or implications with the reference to a problem। कुक ने बहुत अच्छे से एक ब्यूटीफुली आउटलाइन किया है रिसर्च को। रिसर्च एज एन ऑनेस्ट, एग्जॉस्ट, इंटेलिजेंट, सर्चिंग फॉर फैक्ट एंड देयर मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस विद रेफरेंस टू दी प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको एक अच्छी तरह से एक कहना चाहिए, एक ऑनेस्ट वे में, इंटेलिजेंट सर्चिंग, जो भी फैक्ट उसमें हैं उनको सर्च करना, और उसमें जो चीज़ें आप इम्प्लीकेशन कर सकते हैं या जो न्यू नॉलेज उसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करना। टू हिम रिसर्च इन एक्रोनिम ऑफ, इन्होंने एक्रोनिम फॉर्म में रिसर्च को दिया है जिसमें सबकी मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ पे आर का मतलब है, देखो रिसर्च ये पूरा है, ठीक है। आर का मतलब है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई का मतलब है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एस का मतलब है रिसर्च एंड सॉल्यूशन, ई का मतलब है एग्जैक्टनेस, ए का मतलब है एनालिसिस, आर का मतलब है रिलेशनशिप्स ऑफ फैक्ट्स, सी का मतलब है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, एंड एच का मतलब है आपका ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। So the scientific method consists of systematic observation, classification and interpretation of data। जैसा कि हमने रिसर्च को साइंटिफिक मेथड बताया ना, तो साइंटिफिक का मतलब क्या है? साइंटिफिक का मतलब होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो, क्लासिफिकेशन हो एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। Research is basically scientific in nature to provide an objective which is an unbiased evaluation of data।
ठीक है। तो एक तरह से जो साइंटिफिक वे हमने यूज़ किया है, तो उसमें आप एक ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि बायसनेस को। किसी भी तरह का कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच इवन इन केस ऑफ सोशल साइंसेस। तो अगर आप कहेंगे कि जैसे साइंटिफिक है तो ये रिसर्च तो साइंटिफिक सिर्फ साइंस वगैरह में होता होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो साइंटिफिक है वो सारे सब्जेक्ट को फॉलो करता है, चाहे वो सोशल साइंसेस क्यों ना हो। सो हियर वी शुड नो दैट व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। तो हमें जानना ज़रूरी कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। अकॉर्डिंग टू रैंडम हाउस डिक्शनरी, साइंटिफिक मेथड इज़ अ मेथड इन विच अ प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड। इसमें क्या होता है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, रिलेवेंट डाटा इज गैदर्ड, जो भी उससे रिलेटेड डाटा रहता है वो आप इकट्ठे करते हो, अ हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड, उससे फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हो, एंड विच इज़ एम्पिरिकली टेस्टेड, जिसको आप प्रैक्टिकली आप उसको टेस्ट किए हुए रहते हो कि ये डाटा हमारे सही है या नहीं। सो रिसर्च इज़ लाइक अंडरटेकिंग अ जर्नी एंड वन मस्ट नो अबाउट इट्स डेस्टिनेशन एंड विच रूट टू टेक। तो इसमें रिसर्च को एक तरह से जर्नी की तरह अगर आप लेते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी, मतलब आपका जो उसका पर्पस, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, और मतलब रिजल्ट आपको क्या लाना है, और आप कौन से रूट को ले रहे हो, वो प्रोसेस। ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग द जर्नी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। एट एवरी स्टेप देयर इज़ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेथड्स, अप्रोचेस एंड प्रोसीजर। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें वो डेस्टिनी तक पहुंचना है तो बहुत सारे प्रोसेसेस से, अप्रोचेस से, प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सो हियर एक्सपीरियंस ऑफ गाइड कम्स हैंडी टू गाइड आवर एक्शंस टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट अब आ जाएंगे हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे। सो रिसर्च एड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। जब हम रिसर्च में बात करते हैं तो हम बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स होते हैं नॉलेज के, वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं। एंड द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। लाइक द टिपिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। पहला आप आ जाता है गेन फैमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिनन और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिनन। जो आप कोई एक न्यू फिनोमिनन का डेवलपमेंट करना, एक फैमिलियरिटी देखना, जो पुराने डाटा हैं और अभी के आपने न्यू डाटा अगर लिया है तो दोनों में क्या मतलब सिमिलैरिटी है या फैमिलियरिटी है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। रिव्यू एंड सिंथेसाइज दी एग्जिस्टिंग नॉलेज, और जो भी आपने नया चीज़ लिया है उसमें आप रिव्यू देखते हैं कि उसमें क्या क्या काम हुआ है, सिंथेसाइज करते हैं और जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को लेकर उस पर वर्क करते हैं। ऑफर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे हम ऑफर कर सके हैं। फिर एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशूज़, फिर उसके बाद और सारे जो भी एनालाइज करना, एक्सप्लोर करना जो भी मोर जनरल इशूज़ हैं। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, उसके साथ ही आप एक नया प्रोसीजर या सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड देन जनरेट न्यू नॉलेज भी आपको जनरेट होती है। तो ये था ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब आता है मोटिवेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च। तो क्या मोटिवेशन होता है कि हम रिसर्च करते हैं। सो although there is some overlapping between the research objectives and motivation for undertaking research, there are different actually, and some factors single or combined or for undertaking any research as follow। पहला आपका कहा जाता है, तो कभी भी ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन को क्या होता है कि हम एक समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, अभी हम देखेंगे। मोटिवेशन मतलब आपका क्या हो गया, एक्वायर अ रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स consequential benefits, face the challenges in solving unsolved problem। तो मोटिवेशन में क्या चीज़ें आएंगी कि acquire a research degree along with its consequential benefits and face the challenges in solving unsolved problem। और क्या क्या आपको challenges देखने पड़ रहे हैं अगर कोई problem उसको solve करने के लिए। intellectual satisfaction of doing some innovative work
ठीक है। कोई भी इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं आप, तो इंटेलेक्चुअल जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सर्विस टू दी सोसाइटी, आप मतलब वो आप जिस पे काम कर रहे हो वो कैसे सर्विस कर रही है सोसाइटी के लिए, क्या हेल्पफुल है या नहीं है। और डिज़ायर टू इन्हेंस द सोशल स्टेटस, ये करने से हमें सोशल स्टेटस में क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें आगे ला सकते हैं। एंड इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे आपके थे मोटिवेशन। अब बात करते हैं रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो देयर आर सर्टेन कॉमन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिसर्च प्रोसेस, हाउएवर देयर इज अ वर्ड ऑफ caution that there is a overlapping in the meaning and scope of the characteristics. They ensure that research is free of biases, prejudices and subjective errors. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए रिसर्च का, वो तो फ्री ऑफ बायसनेस होना चाहिए। मतलब किसी तरह का जो इन्फ्लुएंस होता है ना हमारी थिंकिंग का, कभी कभी क्या होता है हम कोई काम करते हैं तो हमारा उसके ऊपर जो एक उसको लेकर एक सोच होती है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। तो बायस नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ बायसनेस होना चाहिए। प्रिजुडिस, हाँ प्रिजुडिस का मतलब है कि आप पहले से उसके बारे में जो सोचते हैं, एक थिंकिंग रखते हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव एरर, और सब्जेक्टिव एरर मतलब कुछ भी सब्जेक्टिव एरर हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी को हमें फॉलो करना चाहिए। सो पॉइंट वाइज देख लेंगे। पहला पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ट अराउंड इट, और जो भी जितने भी अभी कैरेक्टर्स देखेंगे इसी के अराउंड रहेंगे। रिसर्चर्स यूजुअली टेक अपमोस्ट प्रिकॉशंस एंड रिजल्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर ओन प्रेजेंस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी जब हम मतलब एक तरह से हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। प्रिकॉशन इसलिए रखना चाहिए कि कभी भी ये ना हो कि हमने जो वर्क किया है उसमें हमारे बिहेवियर या एटीट्यूड का या हमारे प्रेजेंस होने का किसी तरह इन्फ्लुएंस हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सबको साथ लेके एक यूनिवर्सली चीज़ें चलते हैं, तो हम एक हमारे वजह से इनमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए और वो हर जगह पे वो मान्य रहे, कुछ ऐसा करना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एंड दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड टू अवॉइड एनी बायस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं जिसमें हम अवॉइड कर सकते हैं बायस को। सो द फॉलोइंग मीन्स कैन बी अडॉप्टेड टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे देख लेंगे। पहला है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। एक तो प्रोसीजर में हम क्या सेफगार्ड लेके चल सकते हैं ताकि हम बायस ना हों। तो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन प्रोसीजरल सेफगार्ड इज एज फॉलो। पहला इसमें कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालिसिस इन अ फॉर्म दैट अदर रिसर्चर्स कैन अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक कंप्लीट हम रिकॉर्ड रखें उसका, ताकि बाद में जो अदर रिसर्चर्स होते हैं उनको किसी तरह का कोई ऐसा लगे ना कि हमने मतलब ऐसे ही कर दिया है। तो एक रिकॉर्ड रहेगा तो हमारे लिए एक प्रिकॉशन का काम करेगा, सेफगार्ड का काम करेगा। दूसरा क्या करना चाहिए, मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट्स आर रिटन इन अ सिमिलर फॉर्म एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स। These reports communicate ideas to the entire scientific community and open those ideas to criticism। और बहुत सारी जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स होते हैं वो लिखे हुए फॉर्म में पाए जाते हैं आपको, है ना। तो इन सब चीज़ों को मतलब रखना चाहिए अपने पास ताकि हम साइंटिफिकली प्रूव कर सके चीज़ों को। एंड दूसरा आता है स्टैंडर्डाइजेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है इट मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर इन ऑल फेजेस ऑफ डाटा कलेक्शन। थर्ड है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ अ बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना। एंड ऑपरेशनल डिफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट डिफाइन दैट अ कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज़ मेजर्ड एंड ऑपरेशनल प्रोड्यूस इट। तो ऑपरेशनल मतलब जो आपने काम किया है उसमें जो चीज़ें आपने करी हुई हैं, ऑपरेशन जो कहना चाहिए, जो भी चीज़ें आपने प्रोसीजर यूज़ किया है उनका अच्छे से एक कहना चाहिए कि मेज़रमेंट कैसे लिया, क्या कैसा, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अवॉइडिंग बायस, सो सेम है, बायस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल बिलीव्स, ऑब्जर्वर्स पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस कैन डिस्टॉर्ट ऑल डेटा। तो क्या होता है कि बायसनेस जो होता है ना, वो बहुत तरह के बायसनेस होते हैं। जैसे
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, जो बाहरी की जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। कभी कभी हमारे पर्सनल बिलीव्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्जर्वर्स रखते हैं हम, उनके पर्सपेक्टिव के वजह से हो जाता है। कभी कभी ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कई तरीके से वो डाटाज में इन्फ्लुएंस करते हैं। सो एज वी नो दैट रिसर्च फॉलो साइंटिफिक अप्रोच, जैसे हमें पता है कि वो साइंटिफिक अप्रोच है विद द सोल पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ विद ए हिडन एंड विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एट येट। तो कुछ चीज़ें क्योंकि छुपी हुई है और अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है। सो बट फाइंडिंग द ट्रूथ मे बी अफेक्टेड बाई सर्टन काइंड्स ऑफ बायस। वो तो पता है कि हमें नहीं, मतलब हम जो सर्च कर रहे हैं उसमें हमें नहीं पता है कि रिजल्ट क्या है, या हम डिस्कवर कर रहे हैं क्योंकि नई चीज़ें। तो ये नहीं कह सकते कि हम कोई चीज़ें बाहर से आके इनको इन्फ्लुएंस करेगी, बट कहीं ना कहीं प्रोसीजर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो The most formidable challenge in research is to remain objective and free from bias। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि आप अपने रिसर्च को कैसे बायस फ्री कर सकते हो, है ना। सो देयर कैन बी वेराइटी ऑफ बायसेस। यहाँ पे देख लेंगे डिजॉर्ट पीपल्स इंप्रेशन इन कलेक्टिंग डाटा। तो यहाँ पे बायसेस देख लेंगे। पहला आता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। वंस कल्चर और ओपिनियन क्रिएटेड बाय मीडिया से सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल्स टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू। तो कई बार क्या होता है, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, कई बार सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उनका इन्फ्लुएंस हम पे पड़ जाता है। तो हमारे रिसर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो गया। पर्सनल बायस क्या होता है, दिस मे हैपन ड्यू टू पर्सनल बिलीव्स एट्रीब्यूट्स और पास्ट एक्सपीरियंस। तो हमारा भी कभी कभी हम जो पर्सनल बायसेस भी होते हैं, जैसे हमारे साथ जो हुआ रहता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं या उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, या हमारा सोशल जो हमारा पर्सनल बिलीव्स है वो कहीं ना कहीं रिसर्च को अफेक्ट करती हैं। तो ये एक पर्सनल बायस हो गया। ऑब्जर्वर बायस क्या होता है, सम इवेंट्स आर टेकन एज मीनिंगफुल बाय सम एंड नॉट टेकन एज मीनिंगफुल बाय अदर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी के लिए वो चीज़ें सही होती हैं, किसी के लिए नहीं होती हैं। रिसर्चर्स देमसेल्व्स वर रेज्ड इन सर्टेन कल्चर्स एंड सोसाइटीज़, दे आल्सो हैव रूल एक्सपेक्टेशंस, सो दीज बैकग्राउंड फैक्टर्स कैन अफेक्ट। तो कई बार क्या था, जो रिसर्चर होता है या ऑब्जर्वर होता है, उसके जो बैकग्राउंड फैक्टर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जाके उसको बायस करते हैं। तो ये ऑब्जर्वर बायस हो गया। एक्सपेक्टेंसी बायस, तो क्या होता है, कई बार रिसर्चर्स जो होते हैं समटाइम्स एक्सपेक्ट टू फाइंड स्पेसिफिक आउटकम। वो मतलब सोच के रखते हैं कि अरे हम ये काम कर रहे हैं तो हमको ये चाहिए, मतलब लास्ट में हमारा आउटकम ये निकलना चाहिए। दे मे सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी रादर देन रिमेन ऑब्जेक्टिव। तो एक तरह से दिमाग में चलता रहता है कि भाई हमें लास्ट में तो ये आउटकम चाहिए है, और वो जब नहीं आता है तो हम कुछ चीज़ें उसमें मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाता है प्लेसेबो बायसेस। क्या होते हैं, इट ऑपरेट्स व्हेन पीपल स्ट्रांगली वांट टू बिलीव अ ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल मैनी पीपल मे क्लेम टू फील बेटर आफ्टर टेकिंग अ प्लेसेबो सच एज अ शुगर पिल। तो एक तरह से कहना चाहिए प्लेसेबो बायसेस क्या होते हैं, जब मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है किसी चीज़ को लेकर कि हम ऐसा हो जा, मतलब जैसे एग्जांपल इसमें शुगर पिल का दिया है ना, शुगर पिल को खाने से एक मतलब एक उस पर हमें भरोसा रहता है कि ये चीज़ें हमें जाके अच्छी करेंगी। तो ऐसे ही प्लेसेबो बायसेस है जिसमें रिसर्च में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो यही होगी और कुछ नहीं। तो ये एक तरह से ये भी एक बायसेस है। तो ये था ऑब्जेक्टिविटी। दूसरा पॉइंट आ जाता है रिलियाबिलिटी। रिलियाबिलिटी इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट होना। मतलब आपका जो टाइमिंग है, टाइम पीरियड है, वो एक वे में, एक रेगुलर वे में चलना चाहिए। सो इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेरीफिएबिलिटी। ठीक है, तो इसको तीन नाम से जान सकते हैं, रिलेबिलिटी को, कंसिस्टेंसी और वेरीफिएबिलिटी। सो इफ़ एनी रिसर्च यील्ड्स सिमिलर रिजल्ट्स ईच टाइम, तो इसमें क्या होता है कि जब हम बार बार रिजल्ट आता है हमारा, अगर सेम रिजल्ट आता है, सिमिलर रिजल्ट आता है, सो देन इट इज़ अंडरटेकन विद सिमिलर पॉपुलेशन इन
the given context and with similar procedures it is said to be a reliable research। तो क्या होता है कि हम बार बार हमने रिसर्च किया, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है सेम आ रहा है, कहीं ना कहीं वो एक मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई ज़्यादा झंझट का काम नहीं है। एंड इसको हम सिमिलर प्रोसीजर में करके देखते हैं गिवन कॉन्टेक्स्ट में, और फिर उसी को हम रिलेबल रिसर्च कर देते हैं। तो सपोज अ रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, सपोज रिसर्च आप कर रहे हो किसमें कि इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन, मतलब जो टीवी को देखने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अगर इस पे काम कर रहे हो ऑन द क्लास परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन, एंड इफ द रिजल्ट कंक्लूड दैट वॉचिंग टीवी कॉजेज लो ग्रेड्स इन क्लास, एंड इफ another sample taking from the population shows that same result with the same research procedure, then we can say the research procedure and the outcomes are reliable। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जो क्लास के बच्चे हैं उनको टीवी देखने का इफेक्ट क्या पड़ा है, तो अगर टीवी देखने से हमारा इफेक्ट अगर हम बार बार हमें क्या मिलता है कि ग्रेड बच्चों के कम आ रहे हैं, तो ये 2-3 बार अगर हमने वही सेम चीज़ अपनाई और हमें दिख रहा है कि बच्चों के ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है रिलेबल रिजल्ट आ गया हमारा, और एक तरह से रिलेबिलिटी है, मतलब बार बार उसको सेम प्रोसेस करके हमारा रिजल्ट सेम आना। ठीक है, सो द मोर द सिमिलैरिटी इन द रिजल्ट्स द मोर इज अ रिलेबिलिटी ऑफ रिसर्च। तो सीधी सी बात है, बार बार जो चीज़ें सिमिलर आती हैं वो रिलेबल हैं। ओके, सो द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिलेबिलिटी कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? एबिलिटी रिलेबिलिटी कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो आई होप सेकंड समझ में आया होगा। थर्ड इसी में पॉइंट देख लेंगे, वैलिडिटी। सो हियर वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेस्ट एसेट्रा। तो वैलिडिटी का इसमें हमारा मतलब है, जब रिसर्च की बात करते हैं तो एक्यूरेसी ऑफ प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर है वो एक्यूरेट हो, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आपकी और टेस्ट। So the concept of validity can also be understood by posing a question: are we measuring or able to measure what we originally intended to measure? ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब है वैलिड होना। ठीक है, किसी चीज़ को वैलिड होना। सो वैलिड कैन बी अंडरस्टूड एज, जो एक क्वेश्चन के रूप में समझ सकते हैं, आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर व्हाट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर, मतलब हमें जो मेज़र करना है हम क्या वही मेज़र कर रहे हैं, है ना। सो वैलिडिटी मीन्स द रिसर्च मस्ट बी unbiased and free from the systematic errors as they may impact on applicability of research. Without validity research goes in wrong direction। तो एक वैलिड होना चाहिए सारी चीज़ें, तो अगर वैलिड नहीं है तो रिसर्च भी आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन पे जाता है। सो जनरली वैलिडिटी इज टर्म टू बी मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलेबिलिटी। तो यहाँ पे वैलिडिटी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिलेबिलिटी से भी। टू कीप द रिसर्च ऑन द राइट ट्रैक इट इज़ मस्ट दैट कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड एज द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट नो एरर अकर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमें वैलिडिटी को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ज़रूरी है आपका जो रिसर्च है वो राइट ट्रैक में जाए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी यहाँ पे देखेंगे। क्या पहला है इंटरनल वैलिडिटी। सो विद हायर इंटरनल वैलिडिटी रिसर्चर्स इज एबल टू एस्टैब्लिश बेटर कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, कॉजल रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स विच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज सपोज टू बी अ मोर क्लियरली इस्टेब्लिश्ड। तो इंटरनल वैलिडिटी में आप जो वेरिएबल लेते हैं वो दोनों के बीच में जो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब एक तरह से वैलिड होना चाहिए। तो ये इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है कि इट मीन्स दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स that can affect the study must be controlled. For example, the response of the respondent in social sciences surveys may be affected by the mere presence of the non-participant observer. It also refers to the extent to which the research outcome can be generalized and applied to be अदर केसेस ऑफ द नॉट अंडर स्टडी। सो देखो दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखो इंटरनल वैलिडिटी मतलब इंटरनल जो आप काम कर रहे हो उसी के जो वेरिएबल आपने लिए हैं इंटरनली उनमें क्या रिलेशन है, और उनमें जो
वैलिड चीज़ें हैं या नहीं, वो आपका इंटरनल कहलाएगा। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से जो चीज़ें आप कर सकते, जैसे अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको कभी मतलब ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है, मतलब एक कहना चाहिए जब इंटरव्यू के टाइम पे या कोई भी चीज़ आप रिस्पॉन्स मतलब जो कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए आप किसी और पे डिपेंड करते हो ना, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनके सोशल साइंसेस में उनके कुछ इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी उस पर हम देखेंगे, उसके जो नॉन पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन ऑब्जर्वर के उनके द्वारा कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। समटाइम्स इंटरनल वैलिडिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे इंटरनल वैलिडिटी को क्रेडिबिलिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी को नाम दिया गया है जनरलाइजेबिलिटी और ट्रांसफेरेबिलिटी। बोथ credibility and generalizability have been discussed in separate features। अब यहाँ पे देख लेंगे फेस वैलिडिटी क्या है। बाय वैलिड वी मीन दैट सर्वे एंड क्वेश्चनेयर, जब हम सर्वे करते हैं, क्वेश्चनेयर्स तैयार करते हैं, एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू बी मेजर। हमें एक्यूरेट होना चाहिए कि हमें क्या सपोज मतलब क्या मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल पार्टिसिपेंट्स हु फिल्ड अ क्वेश्चनेयर मीन फॉर measuring certain personality trait agree that this exercise appears to measure those traits and not something very different। तो जो हम फेस वैलिडिटी में हम ज़्यादातर सर्वे और क्वेश्चनेयर की बात करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं किसी बेस पे, मतलब कोई एक किसी बेस पे तैयार करते हैं हम ये सारे क्वेश्चन, और उसके आंसर क्या आप दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक कहना चाहिए वैलिड फॉर्म में आपको होना चाहिए और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कंटेंट वैलिडिटी क्या हो सकता है, द इंडिकेटर मेजर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। फिर है क्राइटेरियन वैलिडिटी, द इंडिकेटर करस्पॉन्ड्स विद एंड प्रिडिक्टिव ऑफ मेजरमेंट यूजिंग रिलेटेड इंडिकेटर्स। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, द इंडिकेटर measures the construct in a manner that is convergent with other measures in terms of direction। For example, this level of education the level of education and income level convergence। So the indicator also allows discrimination of opposing construct। इसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम एक्यूरेसी की बात करेंगे। एक्यूरेसी मतलब एक एक्यूरेट होना, है ना। सो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। It is also the degree to which research processes, instruments and tools are related to each other। Accuracy also measures whether the research tools have been selected in a best possible manner and research procedures should the research problem or not। ठीक है, तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है, एक्यूरेट होना चाहिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हैं, टूल्स ले रहे हैं, एंड इसमें जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। रिगरस साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसीजर्स हैव बीन अडॉप्टेड इन रिसर्च एंड ईच स्टेप इन दी रिसर्च इज टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। और इसमें जितनी भी चीज़ें आप लेते हो उसका एक मतलब बहुत अच्छा जो भी प्रोसीजर या मेथड एक मतलब एक्यूरेटली टेस्ट होना चाहिए। दस चूजिंग द बेस्ट डाटा कलेक्शन टूल इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च। तो इसमें डाटा कलेक्शन जो भी होता है उसके टूल्स जो होते हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। इट इज़ द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दी बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आप जो भी आप मतलब उसमें किसी भी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो उसमें बेस्ट सोर्स होना चाहिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, और बेस्ट प्रोसीजर आप लगा रहे हो। सो द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। जो सेकेंडरी डाटा होते हैं उसमें आपको टाइम कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको पहले से अवेलेबल रहती हैं, उसको जाके आपको सर्च करके चीज़ें निकालनी होती हैं। सो हाउएवर द एक्सेसिव रिलायंस ऑन सेकेंडरी डाटा with the option of primary data is available entails the risk of reducing the credibility to the research। Hence it has to trade off between primary data and secondary data। तो क्या होता है कि मतलब प्राइमरी डाटा भी है जिसमें आप उसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है कि क्योंकि सेकेंडरी डाटा जब आप लेते हो तो उसमें पहले से जानकारी हर जगह आपको मिलती है और वहाँ से आप उसको ले सकते हो और एक साइंटिफिकली वो प्रूव्ड रहता है। बट जब प्राइमरी डाटा की बात आ जाती है तो वहाँ पे आपको खुद से जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो सारी, तो एक तरह से रिस्क रहता है उसमें। एंड द accurate references in research enhances the credibility
टू रिसर्च बट फेक रेफरेंसेस ऑल्सो डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। तो कभी जब हम रेफरेंस देते हैं ना कि हमने यहाँ से लिया है चीज़ें, तो कहना चाहिए कि हमें एक ट्रू रेफरेंस देना चाहिए, एक्यूरेट रेफरेंस देना चाहिए। अगर हम गलत रेफरेंस देते हैं या फेक रेफरेंस देते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी को घटा देता है। फिर आता है जनरलाइजेबिलिटी। तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी, वैलिडिटी के क्लोजली रिलेटेड है। इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाई टू अ लार्ज पॉपुलेशन। जनरली मतलब इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा किसी मतलब जो फाइंडिंग्स आपको मिली है उसको हम लार्जर पॉपुलेशन में कैसे वैलिड कर सकते हैं। सो द सैम्पल कंसिडर्ड इज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ होल पॉपुलेशन, सो द फाइंडिंग्स शुड बी एप्लीकेबल टू दी होल पॉपुलेशन। क्योंकि जनरलिटी मतलब आपने चीज़ें जो ढूंढी हैं, ठीक है, वो आगे जाके आपको होल पॉपुलेशन में उसको सेम चीज़ें आप मतलब एप्लीकेबल होंगी या नहीं, इसको ध्यान में रखना है। और जब हम ये करते हैं होल पॉपुलेशन के लिए वो एप्लीकेबल बनाते हैं तो जनरलिटी कहलाती है। तो ये भी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर है एम्पिरिकल रिसर्च। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एम्पिरिकल मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये मेनली आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बेस रहता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया या आपकी डेली लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें एम्पिरिकल रिसर्च में इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड इट इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज रिलेटेड बेसिकली टू वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द रियल सिचुएशन एंड डील्स विद कंक्रीट डाटा। ठीक है, कंक्रीट डाटा मतलब जो आपको रियल लाइफ में आपने किया हुआ है, प्रैक्टिकल डाटा, ठीक है, दैट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी टू द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। फिर आता है सिस्टमेटिक। for a research to be effective, it has to be systematic. It is the only approach to undertake any research work, and each step must follow the other. There are a set of procedures that have been tested over a period of time and are thus suitable to a use in research. Therefore, each research should be follow the definite प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अब आता है कंट्रोल्ड फैक्टर्स। तो कंट्रोल फैक्टर्स का मतलब क्या है? इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स एन आउटकम ऑफ द इवेंट। जो भी इवेंट है आपकी रियल लाइफ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो फैक्टर्स होते हैं ना वो इफेक्ट करते ही हैं। सिमिलरली इन रिसर्च में भी ऐसा ही है। वेरियस फैक्टर्स में अफेक्ट द आउटकम एंड सम आर अंडरटेकन हैज़ कंट्रोल्ड फैक्टर्स, whereas the other are tested for possible outcome. So the concept of control implies that in exploring causality in relation with two variables. कंट्रोल फैक्टर का मतलब है जो आपने वेरिएबल्स लिए हैं उनमें जो काउजन रिलेशनशिप होता है, काउजन एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उनको इसमें देखा जाता है। वी सेट अप द स्टडी इन अ वे दैट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलेशनशिप। तो जो भी वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो उनको कंट्रोल, उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना। सो द कंट्रोल फैक्टर्स आर वेरिएबल्स हैव टू बी कंट्रोल्ड रिगरसली। इन फिजिकल साइंस, अगर फिजिकल साइंस में हम बात करते हैं तो इट इज़ ईजियर टू control such factors as the experiments are conducted in laboratories. तो इन सोशल साइंसेस इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। देखो फिजिकल साइंस में थोड़ा इजी होता है क्योंकि यहाँ पे आप लेबोरेटरी में सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो और उसके फैक्टर जो होते हैं वो लेबोरेटरी में आप चीज़ों को कर सकते हो। बट सोशल साइंसेस में क्या होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एज रिसर्च इज़ carried out on the issue relating to human being living in society। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं ना, क्योंकि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं उसमें ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें, उसके इशू के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्टर्स कंट्रोल करती हैं। हाउएवर विद इन सोशल साइंसेज द लेवल ऑफ कंट्रोल मे बी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ अदर। तो सोशल साइंसेज में ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बल्कि फिजिकल साइंस में नहीं। 10 पॉइंट है साइक्लिकल, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है। मीन्स रिसर्च इज अ साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम। तो क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तो भी एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाँ हम ये प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। लास्ट में जब आपका रिजल्ट भी आ जाता है उसके बाद भी आप कुछ प्रॉब्लम आप दे सकते हो वहाँ पे कि हमें इसके बाद ये प्रॉब्लम है। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, स्टार्ट आपने प्रॉब्लम से किया, लास्ट में भी प्रॉब्लम में। 11 पॉइंट है लॉजिकल
ठीक है, द स्टेटमेंट अ गुड रिसर्च इज लॉजिकली इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो जो भी आपने किया उसमें लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। इंडक्शन एंड डिडक्शन आर द ग्रेट वैल्यू इन रिसर्च विच हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर द टाइप्स ऑफ। तो और फिर रेप्लिकेबल, this characteristics allows the results of the research is verified by replicating the study and thereby building a sound basis for decisions। तो ये था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस की, जिसमें हमें 2 अप्रोच इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस कर लेंगे। पॉजिटिविज्म, एक सेकेंड, ओके, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, जो सिलेबस में मेंशन है। तो इसमें देख लेंगे सबसे पहले, मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मेटाफिजिक्स क्या होता है? फिलोसफी का ब्रांच है जो जिसका मतलब जो डील करता है आपके ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो आपके मेंटली जो चीज़ें कॉन्सेप्ट है या आइडिया है, सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस। सो इट इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड विद एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज की स्टडी करना। सो इट डील्स विद द ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ एक्वायर नॉलेज। दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेडरिच Ferrier. So these there are basically 2 ways of acquire knowledge and they are rationalism and empiricism. सबसे पहले आता था rationalism। क्या है? rationalism tends to believe that logic and reason, ठीक है, rationalism से समझना, ये बिलीव करता है logic and reason में as the means of acquiring knowledge, mind is given the authority over senses. This is basically a prior use of logic and reason comes for a conclude something which experience. Rationalism is associated with deduction। तो याद रखना रैशनलिज्म डिडक्शन से रिलेटेड है। फिर एम्पिरिसिज्म, जिसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ें की बात करते हैं। सो एम्पिरिसिस्ट्स क्लेम दैट सेंसिंग एक्सपीरियंस इज अ अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल नॉलेज। तो एक्सपीरियंस मतलब एम्पिरिसिस्ट जो होते हैं उनको मानना रहता है कि कोई भी नॉलेज की बात अगर हम करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस से उठता है क्वेश्चन कि हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, उसी के बेस पे हम कोई नॉलेज को गेन करने की उत्सुकता रहती है। सो दिस सेंसेस गिव्स अस ऑल आवर रॉ डाटा अबाउट द वर्ल्ड एंड विदाउट दिस रॉ मटेरियल देयर वुड बी नो नॉलेज एट ऑल। तो जब तक आपके पास कोई रॉ डाटा नहीं है तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं हो सकता। सो दिस इज टर्म्ड एज पोस्टेरियरी। इट इज़ रिलेटेड इन इंडक्शन से ये रिलेटेड है, ठीक है। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग सम लॉ लाइक जनरलाइजेशन दैट कैन बी टेस्टेड एम्पिरिकली, जिनको हम एम्पिरिकली प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। सो दीज जनरलाइजेशन प्रोवाइड हाइपोथेसिस, ये क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को प्रोवाइड करते हैं एंड दीज हाइपोथेसिस डिटरमाइन व्हाट मस्ट बी मेजर्ड। फिर हाइपोथेसिस से हमें समझ में आता है कि हमें क्या चीज़ें मेजर करना है। सो फिर आता है रिसर्च पैराडिग्म्स क्या होते हैं? Paradigm is a method of the function and interrelations of a process, a way of thinking, ठीक है, a way of thinking का जो process है या तरीका है about something and how to study it, इसको कैसे study करें। So there is a difference between natural sciences and social sciences and so it is the difference between research approaches relating to them. Hence there are 2 comparing paradigms to acquire knowledge. The paradigms are grouped as positivist paradigm and positivistic paradigm and interpretive paradigms। अब बात करते हैं पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म की। द टर्म पॉजिटिविज्म was coined by French philosopher Auguste Comte in 19th century and reflected thought by Francis Bacon, John Locke, Isaac Newton and Isaac Newton and contemporary thinkers like Moritz Schlick and अर्नस्ट मैच, रुडोल्फ कार्नप। तो याद रखना पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म में पहले तो कॉइन किया है, इसका टर्म कॉइन किसने किया है? तो फ्रेंच फिलोसफर हैं अगस्ट कॉम्टे ने 19th सेंचुरी में। उसके अलावा याद रखना पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म में कौन कौन इसमें रिलेटेड है, तो नाम जैसे याद रखने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रांसिस बैकन हो गए, आइजैक न्यूटन हो गए, है ना। तो ये सारे लोग पॉजिटिविज्म के हैं। सो द टर्म पॉजिटिविस्ट हैज़ नो नेगेटिव कॉनोटेशन, ठीक है। पॉजिटिविस्ट मीन्स, देख नाम से समझ में आ रहा, पॉजिटिव, राइट,
पॉजिटिव मतलब ही होता है निगेटिव कनोटेशन नहीं होना, ठीक है। सो इन फिलोसफी पॉजिटिविज्म मेनली अधर्स टू दी आइडिया दैट फैक्चुअल नॉलेज, मतलब गलत नहीं होना मतलब एक फैक्ट होना, है ना, एक तथ्य होना, एक फैक्ट होना, तो फैक्चुअल नॉलेज से रिलेटेड है। गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन करते हैं, जैसे सेंसेस के थ्रू या मेजरमेंट के थ्रू। सो इट ट्रस्ट वर्दी। पॉजिटिविज्म डिपेंड ऑन क्वान्टिफिएबल ऑब्जर्वेशंस दैट लीड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ज़्यादातर जो पॉजिटिविज्म है ये क्वान्टिफिएबल, जो क्वांटिटी में होते हैं, जो एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी में होते हैं, उन पे ऑब्जर्वेशन करना है एंड लीड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे बेस्ड रहता है। हैंस द रोल ऑफ द रिसर्चर इज लिमिटेड टू डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इन एन ऑब्जेक्टिव वे। He is independent from the study and there are no provisions for human interest within the study. Positivists यूजुअली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच। इसमें ध्यान रखना जो पॉजिटिविस्ट है वो डिडक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। द कंसंट्रेशन इज ऑन फैक्ट्स, जो भी कंसंट्रेशन वो फैक्ट के बेस पे रहता है। सो द रिसर्चर इज इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स मेंटेनिंग मिनिमल इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेंट्स। तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसमें इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स आप जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे बहुत कम ही इंटरेक्शन रखते हैं। एंड रिसर्च इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव एंड वर्ल्ड इज़ एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें जो हम रिसर्च करते हैं वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहता है और world is external. So there is one reality knowable within probability. Specifically positivism relies on the following aspects of science. पहला, science is deterministic as it explains the cause and effect relationship. Second, science is mechanistic as researchers develop hypotheses to be proved or disproved via application of research specific research method. Third point कहता है science uses methods such as selection of sample, measurement, analysis and reaching conclusion about hypothesis. After that science deals with empiricism, हमारे जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उससे रिलेटेड करता है, प्रैक्टिकल चीज़ों से, वेयर इट इज़ असेस्ड एज अ ऑब्जेक्टिव एज सीन और मेजर्ड। साइंस मस्ट बी वैल्यू फ्री। अब आ जाता है ड्रॉबैक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। अब मतलब ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी बातें थी, अब क्या ड्रॉबैक्स है। पॉजिटिविज्म एज अ एपिस्टेमोलॉजी जिसमें नॉलेज का अध्ययन करते हैं इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज आपका आ जाता है पॉजिटिविज्म रिलीज ऑन एक्सपीरियंस एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। जिसमें क्या होता है कि हम एक्सपीरियंस को एक वैलिड सोर्स मानते हैं इन्फॉर्मेशन का, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हमारे अलग भी हो सकते हैं हर किसी के, तो ये एक तरह से ड्रॉबैक्स है। दूसरा, all types of processes can be perceived as a certain variation of actions of individual or relationship between individuals। तो ये इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं। अडॉप्शन ऑफ पॉजिटिविज्म in business studies and other studies can be criticized for reliance on status quo। तो इसमें क्या होता है, हर फील्ड में आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, जैसे बिजनेस हो गया, है ना। सो समटाइम्स पॉजिटिविज्म इज़ अ रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स। कभी कभी क्या करता है पॉजिटिविज्म मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करता है। इट इज़ अ पोजिशन दैट होल्ड्स द गोल ऑफ नॉलेज विच इज सिंपली टू डिस्क्राइब द फिनोमिनन दैट इज वी एक्सपीरियंस। अब आ जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि पॉजिटिविज्म के बाद जो आया। सो अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स, याद रखना ये भी पोस्ट पॉजिटिविज्म कॉलिन्स के अकॉर्डिंग है। वी कैन कैटेगराइज 4 सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन एंड दे आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी इज इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल। दूसरा है यूटिलिटेरियन रेशनलिस्ट ट्रेडिशन। ह्यूमन बींग्स आर रेशनल। होलिस्टिक ट्रेडिशन डुर्खेमियान। माइक्रो इंटरेक्शनिस्ट, interaction must be analyzed at the micro relational level। As we discussed, positivism is associated with quantitative research studies। ठीक है, क्योंकि वो फैक्चुअल बेस पे रहता है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिविज्म एक क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। सो देयर इज़ वन पर्टिकुलर व्यू ऑफ हाउ रिसर्च शुड बी कंडक्टेड which suggests that we should carry out or research in social science in way that are similar to the methods with the natural sciences like physics, chemistry and biology
2 people observe the same event and understand it differently. तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लोगों को ले लो, आप सेम चीज़ों को, इवेंट को वो एक्सपीरियंस करें एंड उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखें बेस्ड अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे और बिलीफ है उनके हिसाब से देखें। फिर ऑब्जेक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मल्टीपल मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस एंड ट्रायंगुलेटिंग द डाटा टू गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपनिंग इन द रियलिटी। तो इसमें हम 2 से ज़्यादा भी लोगों को लेके उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ों को देख सकते हैं और दोनों ऑब्जेक्टिविटी अगर आ रही है तो फिर हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक्स शेयर अ लॉट ऑफ कॉमन विद पॉजिटिविस्टिक्स, बट most of the research approach and practices in social sciences today fit better into post positivistic category। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें कर लिए, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अभी हमारे रियल एक्सपीरियंसेस से देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। सो सिंस द इंसेप्शन ऑफ 20th century द फोकस ऑफ रिसर्च शिफ्टेड फ्रॉम रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी। फिजिस्ट्स लाइक वर्नर हिंसबर्ग and Niels Bohr focused on this reality. The emphasis was turned away from absolute certainty of probability. Now the scientist was portrayed as a person who construct knowledge instead of just possibly nothing the law of nature, and no matter how faithfully and scientists adhere to the scientific method, research outcomes are neither totally objective nor unquestionably certain. So this approach was called as a post-positivism or logical empiricism, which is when where it describes a less strict from form of positivism। तो इसमें क्या है, आप जो पॉजिटिविज्म में एक मतलब एक व्यक्ति करता है रिसर्च और उस पर ही फोकस करके वो सारी चीज़ों को निकालता है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में एक से ज़्यादा लोग उसी को एक्सपीरियंस करते हैं और बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या निकलता है। तो वो चीज़ें इसमें हैं। और जो भी नील बोर हो गए, हिंसबर्ग हो गए, तो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं और उस पर एक तरह से अपना सर्टेन एक चीज़ें दिया है, ऑब्जेक्टिव बताया है कि हाँ हमें बार बार चीज़ों को करना चाहिए, बार बार चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, जो हमारा लास्ट में रिजल्ट बनता है कुछ उसको ही हमें एम्पिरिसिज्म या लॉजिकल मानना चाहिए। सो logical empiricists or positivists support the idea that social scientists and natural scientists share the same goal। तो उन्होंने ये बताया कि जो सोशल साइंस के होते हैं या नेचुरल साइंटिस्ट होते हैं वो सेम गोल को ही शेयर करते हैं फॉर रिसर्च एंड एम्प्लॉय सिमिलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। It can be distinguished from positivism according to whether the focus of the theory verification positivism and theory of falsification post positivism। एक ही डिफरेंस है जो थोड़ा सा समझने वाली बात है। पॉजिटिविज्म क्या करता है, फोकस ऑफ थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन। जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है उसमें फोकस होता है कि हमें चीज़ों को, थ्योरी को जो वेरीफाई, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी को फोकस रखना है, जबकि पॉजिटिविज्म बोलता है फाल्सिफिकेशन को, मतलब अगर ये चीज़ें सही हो रही हैं तो गलत क्या हो रहा है, उस फाल्सिफिकेशन को खोजना। सो मिलियन वाइट सॉन्स, लाइक एग्जाम्पल के लिए मिलियन वाइट सॉन्स कैन नॉट प्रूव दैट ऑल सॉन्स आर वाइट। तो अगर आप बहुत मिलियंस आपको अगर वाइट सॉन्स दे दें, जो सफ़ेद हंस होते हैं ना, अगर आपको 1 मिलियन दिखा दिया जाए तो ये कभी ये प्रूव नहीं कर सकता है कि सारे सॉन्स जो है वो वाइट होंगे। मतलब आपको अगर 1 मिलियन वाइट सॉन्ग दे दिया जाए तो तब भी हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि दुनिया में जितने भी सॉन्ग होंगे वो वाइट होंगे। लेकिन अगर हमें 1 ब्लैक सॉन्ग दिखा दिया जाए, एक ब्लैक सॉन्ग दिखा दिया जाए, तो ये चीज़ें इस थ्योरी को गलत कर सकती है कि सारे सॉन्ग्स जो हैं वो वाइट नहीं होते। तो ये नहीं होना, ये पॉजिटिविज्म में है फॉल्सिफिकेशन, और जो पॉजिटिविज्म में है जिसमें ट्रुथ को हम
बताते हैं। सो क्रिटिकल रियलिज्म रिकॉग्नाइज द ऑब्जर्वेशन में इन्वॉल्व एरर एंड थ्योरीज कैन बी मॉडिफाइड। तो जो कहना चाहिए क्रिटिकल रियलिज्म कह सकते हैं। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है वो उसमें थोड़ा एरर भी हो सकता है एंड थ्योरी हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो रियलिटी कैन नॉट बी नोन विथ सर्टेनिटी। सो ऑब्जर्वेशंस आर दी ऑर्डर क्या थ्योरी लेडन एंड इन्फ्लुएंस बाय द ऑब्जर्वर्स बायस एंड वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। पॉजिटिविज्म में क्या है, डिडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म में इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं। ये होता है क्वांटिटेटिव, ये होता है क्वालिटेटिव। सर्टेनिटी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी भी मतलब एक प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिविटी और इसमें सब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक मेथड, ह्यूमनिस्टिक मेथड, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। पॉजिटिविज्म एब्सोल्यूट रियलिटी पे भरोसा करता है, ये क्रिटिकल रियलिटी पे। प्रोबेबिलिटी सैम्पल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल एंड स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल, अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंट्रोल। सो ये था मेन अप्रोचेस के बारे में। तो ये जो इसमें जितनी टॉपिक हम कवर करना था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो आप लोग प्लीज़ गाइज मेरे साथ जुड़े रहिए और जो भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।